नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए, आज के आर्टिकल्स देखने के पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार लॉ सीखो के साथ में एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ, आपके लिए दैनिक समाचार विश्लेषण लाता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहे, कुछ सुझाव देना चाहे, अगर कुछ सुझाव हो या कुछ भी कंप्लेन हो, आप वो मुझे दे सकते हैं। मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे @खुशपवार सर्च करके पा सकते हैं। उसके साथ लिंक्डइन पे आप खुशवंत पवार सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपका फीडबैक हो, वो आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये है लॉकडाउन के संबंध में। लॉकडाउन से लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। खाने की समस्या, 2 वक्त की रोटी की समस्या एक बड़ी समस्या बनके, एक बड़ा प्रश्न बनके लोगों के सामने आ गया है। उसी पर यह आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये डेटा प्रिवेसी पर है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्हें हम एडटेक कंपनी कहते हैं, इन कंपनियों ने किस तरीके से इथिक्स पॉलिसी का पालन करना चाहिए, जो निजता का अधिकार है उसको धक्का ना पहुंचाते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ कौन सा कानूनी फ्रेमवर्क, हम कौन सा एक कानूनी ढांचा हम तैयार कर सकते हैं, उस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। उसके बाद में जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है ये है दवाइयों के संबंध में। कोविड के इस दौर में हमें काफ़ी जगह ये देखने को मिल रहा है कि जो फर्जी नकली दवाइयाँ हैं वो आ रही है। लोग होर्डिंग कर रहे हैं अलग अलग दवाइयों का, जिससे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। जिनको ज़रूरत है उनके पास में नकली दवाइयाँ पहुंच रही है, जो कि उनका जान जाने का, एक मृत्यु होने का कारण बन रही है। उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आज का MCQ पे चर्चा करते हैं। तो आपको बताना है कि मॉडर्न नर्सिंग जो है इसके फाउंडर कौन है। आपका पहला ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है सैमुअल हैनमैन, ऑप्शन सी है रुडोल्फ कार्ल विर्चोव, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि कोविड-19 लॉकडाउन से भूख की समस्या, या हम कहें भूखमरी की समस्या भारत में बढ़ गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड बास्केट कहलाता है। खाद्य वस्तुओं के अगर हम विनिर्माण की बात करें, अगर हम उत्पादन की बात करें, तो उसमें भारत नंबर 1 पर खड़ा होता है। उसके बावजूद हमें यहाँ पर भूखमरी की समस्या देखने को मिल रही है। तो उसी पर आपको चर्चा करते हुए उत्तर लिखना है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, जो पहला आर्टिकल है ये है सोशल सिक्योरिटी नेट्स के बारे में। जो सामाजिक सुरक्षा की जो नियम बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, जो स्कीम्स बनाई गई है, उस बारे में बात करता है। तो कोविड-19 के चलते हुए हमने पहली वेव में जो लॉकडाउन देखा वो तो हमने जस तस यहाँ पे पार कर लिया। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, हमारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी, तो उसके बाद में हमको कोविड की सेकेंड वेव देखने को मिली। और यहाँ पर सरकारों के पास में लास्ट रिसोर्ट बचा, वो था लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने से यहाँ पे आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित हुई है। खासकर उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जो कि रोज़ की आजीविका पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो लोग दिहाड़ी करते हैं, जो लोग रोज़ कमाते और उस पैसों से अपना खाना रोज़ खरीदते और खाते हैं, इस वर्ग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। जिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, देश की नामी जो यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 आई है, जिसमें 2019 और 2020 के आंकड़ों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर थे, जो यहाँ पर वो आधे फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स थे, इनको इनफॉर्मल वर्क में जाना पड़ा, स्विच करना पड़ा, क्योंकि फॉर्मल जो सैलरीड सोर्स थे ये अपने आप में ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर जो एक आपका रेगुलेटेड क्षेत्र रहता है, जहाँ पर सरकार के नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। तो फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर की ओर बढ़ना पड़ा। यहाँ पर लोगों को आधी फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स को यहाँ पर मूव करना पड़ा 2019 के अंत और 2020 के अंत तक। तो ये 19-20 के आंकड़े हैं। 21 के आंकड़े जो है वो इससे ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सबसे
निम्न गरीब तबके की बात करें तो यहाँ पर 20% जो 20% यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स थे, जो घर थे, जो परिवार थे निचले 20% के, इनकी अपने आप में पूरी की पूरी आजीविका खत्म हो गई, इनके पूरे आय के स्रोत खत्म हो गए। अगर हम आंकड़े अप्रैल और मई 2020 के देखें तो ये आंकड़े पिछले लॉकडाउन के हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी के आंकड़ों में स्थिति और भी खराब हमें देखने को मिल सकती है। जो नई रिपोर्ट है वो हो सकता है अगले साल आए, तो उस पर हम फिर वैसे विश्लेषण करेंगे जब भी रिपोर्ट आती है। उसके अलावा 23 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं, जो 23 करोड़ लोग हैं भारत में, इनकी जो मिनिमम आय होनी चाहिए, इनकी जो न्यूनतम आय होनी चाहिए 375 रुपये पर दिन, अनुशतपति कमेटी के द्वारा ये निम्न आय का जो एक मानक है वो तय किया गया है 375 रुपये पर डे के हिसाब से। तो 23 करोड़ जो लोग हैं ये इसके नीचे खिसक गए हैं, इस मानक के नीचे आ गए हैं। उसके अलावा अगर हम पॉवर्टी रेट्स की बात करें, गरीबी दर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर रूरल एरिया में ये ज़्यादा देखने को मिली है। 15% तक 15 परसेंटेज पॉइंट तक इसमें बढ़ावा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, स्कीम्स हैं जो कि बहुत एक रिलीफ के जैसे सामने आई है। सबसे पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA एक्ट। तो यहाँ पर 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% जो शहरी पॉपुलेशन है, जो हमारी ग्रामीण 75% और शहरी 50% जो हमारी जनसंख्या है, ये इसमें कवर होती है, जिन्हें हर महीने 5 किलो तक का फूड ग्रेन्स, अनाज, धान्य सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत न्यूनतम मूल्य पर दिया जाता है। उसके अलावा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर हम देखें तो 47% इंक्रीज इन पर्सन डे ऑफ वर्क, तो करीब करीब 47% जो है लोग जितने इसमें इंगेज होते थे उसमें बढ़ावा हुआ है। 2020-21 और 19-20 के अगर आंकड़ों को कंपेयर करें तो इसमें ये बदलाव देखने को मिलता है। उसके अलावा करीब 72 लाख हाउस होल्ड्स जो है, जो 72 लाख परिवार है, इन्होंने इस योजना का, मनरेगा का लाभ उठाया है। अब यहाँ पर सुझाव ये दिया गया है कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जिसने बहुत रिलीफ दी है लोगों को, हमारी करीब करीब बहुत सी 50% से ज़्यादा जनसंख्या इससे लाभ मिल रहा है उन्हें। तो इस योजना को, इस कदम को हमको 1 साल के लिए और बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा मनरेगा में केवल 100 दिन निश्चित यहाँ पर जो काम की गारंटी होती है, इसको भी बढ़ा के 200 दिन करना चाहिए। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि इथिक्स के बारे में है, जो कि नैतिकता के बारे में। तो किसकी नैतिकता की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। अब ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी क्या होती है? जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा देने के 2 माध्यम हम जानते हैं, एक क्लासरूम बेस्ड, दूसरा हमें ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से जो मिलता है। तो क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है, पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ी हुई है। तो यहाँ पर लोगों का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हमें वर्चुअल एजुकेशन की ओर देखने को मिला। बायजूस जैसी कंपनी, अनअकैडमी जैसी कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके अलावा अगर आप हमारी ही कंपनी, अगर हमारे ही प्लेटफॉर्म को देखें, लॉ सीखो, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ समय में, खासकर जब से लॉकडाउन आया है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जैसे हम यूरोप में देखते हैं, उनके पास में GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक चर्चाओं में है, स्टैंडिंग कमेटी के पास में है, अभी भी इसको पार्लियामेंट में आना, संसद में आना, पास होना और फिर लागू होने में काफ़ी समय है। तो अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की, एडटेक कंपनी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, अगर इनकी और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे डेटा को इनसे खतरा होता है। कैसे खतरा होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हर लर्नर के हिसाब से यहाँ पे टेक्नोलॉजी कस्टमाइज की जाती है। तो लर्नर के जो छोटी छोटी इनकी गतिविधियाँ रहती है, वो सारा, उससे संबंधित सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर टेक्नोलॉजी को अपने आप में बदलाव लाया जाता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के या लर्नर के हिसाब से। उसके अलावा
जैसे आप देखते हैं कि बहुत लोग के हाथ में आपने फिट बैंड देखा होगा जिसमें उनके स्टेप्स कैलकुलेट होती है, जिनमें ऑक्सीजन लेवल क्या है उनके ब्लड में वो पता चलता है, कितनी कैलोरीज बर्न करी है, तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने में वो हेल्प करता है। उसके साथ में अगर हम देखें वो बैंड्स जो है, फिट बैंड्स जो है, ये फिटनेस बैंड्स जो है ये अपने आप में इमोशंस भी देखते हैं, एटीट्यूड भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से डेटा बनाते हैं। तो ये जो पर्सनल डेटा है इस पर खुद जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो पर्टिकुलर मनुष्य है जैसे मैं और आप है, हम भी इतना नोटिस नहीं करते कि हमारा एटीट्यूड, इमोशंस कैसे चल रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मशीन है, ये जो गैजेट्स है, ये इस पर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का आभास ही नहीं होता है कि हमारे ये सारा डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। लर्नर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से पढ़ता है उसे भी इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि इतने सारी चीज़ें, उसका जो व्यवहार है वो नोटिस किया जा रहा है और उससे संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है इथिकल पॉलिसी की, नैतिक नियम की, नैतिक नीति की। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक उदाहरण दिया गया है, जैसे अगर कोई रिसर्चर है वो एजुकेशन से संबंधित अगर कोई डेटा या बच्चों किस प्रकार की लर्निंग कर रहे हैं उनसे अगर कोई डेटा इकट्ठा करना चाहे तो उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ती है, उसे सहमति लेनी पड़ती है उस रिसर्चर को, बच्चों से, उसके स्कूल टीचर से, उनके पेरेंट्स से, और इसके सारे इफ़ेक्ट जो है वो उन्हें पहले ही बताना पड़ता है। लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी क्या ये सब डेटा ले रही है? ये अपने आप में सवाल है। तो रिसर्चर जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ में कानूनी रूप से भी हमें यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता है। GDPR जो है उसी लाइन पर हमको भारत में भी कानून लाने की आवश्यकता है। GDPR को भी अगर हम अच्छे से देखें तो उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो इतने पूर्ण रूप से नहीं, जो भी उनके गतिविधियां हैं वो नहीं शामिल है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट है वो कवर हो जाता है। जो बड़ा हिस्सा है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की गतिविधियों का वो GDPR में कवर हो जाता है। उसी लाइन पे भारत में भी कानून होना चाहिए, उसकी आवश्यकता भारत में ज़रूर है। उसके अलावा बहुत से ऐप्स तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चे जो हैं वो बिना पेरेंटल सुपरविजन के यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है जिसमें पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर पेरेंटल परमिशन होनी चाहिए और ये चीज़ का आभास जो है वो पेरेंट्स को भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम कुछ ज़रूरी कदम देखें तो यहाँ पर अगर जैसे बताया गया है, उदाहरण दिया था, अगर कोई रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है किसी भी तरीके का, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए वो इन्फॉर्म कंसेंट रहता है पेरेंट्स से, लर्नर से, उसके अलावा जो बच्चे हैं उनसे। तो इसी लहजे में, इसी तरीके से यहाँ पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इन्हें भी परमिशन लेनी चाहिए, एडुकेटर, रिसर्चर जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है रिसर्च में उनसे, भले ही वो उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उस हेतु भी यहाँ पर इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर गोपनीयता और निजता बनाए रखने की भी आवश्यकता है, जो चीज़ें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को समझनी चाहिए, और यहाँ पर सरकारों को भी नियम के माध्यम से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी उन्हें बाध्य करना चाहिए। 6 प्रिंसिपल है यहाँ पर GDPR के। सबसे पहला है लॉफुलनेस, कि यहाँ पे कानून का पालन होना चाहिए। पर्पस लिमिटेशन, जिस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है डेटा केवल उसी लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन, मतलब कम से कम डेटा आपको कलेक्ट करना चाहिए। डेटा एक्यूरेसी, डेटा अप टू डेट आपको रखने की, समय के साथ उसे अपडेट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा स्टोरेज लिमिटेशन, की एक समय सीमा तक आपको डेटा स्टोर करके रखना चाहिए, उसके बाद में वो डेटा इरेज कर देना चाहिए। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंटीग्रिटी, कि यहाँ पर आपको जो निजता है, गोपनीयता है डेटा से रिलेटेड, यूज़र से, लर्नर से रिलेटेड, वो बनाए रखने की आवश्यकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम आर्टिकल पे। ये बड़ा ही एक हम जिसे बोलते हैं इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, कि जिस तरीके से कोविड-19 में एक पूरा हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हुआ है। यहाँ पर दवाइयों की कमियां हमें देखने को मिली है, उसके अलावा ऑक्सीजन की कमियां हमें देखने को मिली है, ड्रग्स की कमियां हमें देखने को मिली है। ये सब होते हुए भी यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको होल्ड करके अपने पास में रख रहे हैं। बहुत सारे उनका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी रूप से उन्हें बेच रहे हैं, नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जान जाने के पीछे बड़ा कारण भी बन सकते हैं ऐसी गतिविधियाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उदाहरण दिया गया है, रिपोर्ट्स आई है कि फेक रेमडेसिविर और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कोटद्वार जो है उत्तराखंड में इस जगह बना के दिल्ली में बेची गई। अगर हम 2018 में एसोचैम रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 1/3 ड्रग है भारत में वो नकली है। जब डिमांड नहीं थी इतनी तब 1/3 नकली ड्रग्स हमें देखने को मिले। तो अभी भगवान की ही कृपा है कि पता नहीं हमें कितना फेक परसेंटेज ऑफ ड्रग्स देखने को मिल रहा होगा मार्केट में, कितना असली है कितना नकली है ये हमें अभी तक नहीं पता है। उसके अलावा अगर हम देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट DCA की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस बात को बताया गया है कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो ड्रग है, मिस ब्रांडेड ड्रग से इनकी बात की गई है, नकली या गैर कानूनी जो ड्रग से उनकी भी बात की गई है, लेकिन ऐसा कोई मानक यहाँ पर तय नहीं है। तो द लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट, उसके अलावा यहाँ पर जो उसको प्रभाव में लाने के लिए जो राज्य जो सरकारें हमारी जवाबदेह है उसने इतने अच्छे तरीके से इसको लागू नहीं किया है, इन्फोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे मशेल कर कमेटी 2003 में बनाई गई थी। 2003 में ही ये चीज़ को बताया गया था कि यहाँ पर हमारे पास में इतना एडिक्वेट आधारभूत ढांचा भी नहीं, ज़रूरी हमारे पास में ड्रग कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। DCA ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 2008 में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर नकली ड्रग बनाए जाते हैं, नकली दवाइयाँ बनाई जाती है तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएंगी और सख्त सज़ा दी जाएंगी। उसके अलावा कुछ ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल भी बनाया गया, गैर जमानती भी बनाया गया है। उसके अलावा देयर आर स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट एंड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग, तो कुछ विशेष कोड भी बनाए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधारभूत ढांचा बनाने के लिए भी पहल की गई है। उसके अलावा विसल ब्लोअर स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अच्छे कदम हैं, लेकिन बात यही आती है कि लागू किस तरीके से हो रहा है, और जब तक लागू नहीं होगा, जब तक एक डिटरेंस, एक डर लोगों में नहीं आएगा और ऐसी गतिविधियाँ जो है वो कम नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे होर्डर की जब भी हम बात करते हैं, होर्डिंग की हमने बात करी, तो किसी भी व्यक्ति को होर्डर कब माना जाएगा या किसी भी वस्तु की होर्डिंग कब मानी जाएगी, ये उस स्थिति में मानी जाती है जब सरकार द्वारा या कानून द्वारा एक सीमा तय की गई है। जैसे आप अपने पास में केवल एक ऑक्सीजन सिलेंडर या केवल एक रेमडेसिविर रख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, कानून में ऐसा कहीं नहीं है। तो अगर आप इस सीमा से ज़्यादा अगर अपने पास में रखते हैं उस वस्तु को तो आप होर्डर माने जाएंगे। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो ब्लैक मार्केटिंग ये होती है, जैसे रेमडेसिविर 60,000 तक भी हमको इसकी कीमत सुनने को मिली है। सामान्यतः 3-3.5 हज़ार में ये दवाई मिलती थी, ये इंजेक्शन मिलता था, लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 60,000 तक भी इसकी डिमांड की जा रही है। तो जब भी प्रीमियम चार्ज किया जाता है शॉर्टेज की स्थिति में, कमी की स्थिति में, तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बात करते हैं, कोविड से संबंधित है। तो ये पाया गया है स्टडीज़ में कि जो यंग पॉपुलेशन है इन्हें कई बार पता ही नहीं होता है कि इनके ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, क्योंकि आप यंग होते हैं, आपकी बॉडी में स्फूर्ति होती, तो इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। जो सांस लेने में दिक्कत है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये आपको पता ही नहीं चलती है। और होता ये कि सडनली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल हो जाती है, जिससे बाहर निकालना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंग इन्फेक्शन जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डेटरेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, जब लोगों को, खासकर यंग पॉपुलेशन को, यंग पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा गिर गया है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है, जो ह्यूमन
बॉर्गेन के संबंध में है। हैपेन बॉर्गेन बहुत बड़े साहित्यकार है, असम से अपने संबंध रखते हैं ये। इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिल चुका है। अभी तक इनके जो 11 नॉवेल है असमी भाषा में इन्होंने लिखे हुए हैं, तो इस हेतु इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है। उसके अलावा असम की जो लिटरेरी बॉडी है उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। असम साहित्य सभा जो है उसमें भी इन्होंने सर्व किया है एज एडिटर इन चीफ। उसके अलावा एडिटर इन चीफ है असम डेलीज जो आते हैं, असम पत्रिकाएं और जो समाचार आते हैं, अमर असम और निर्मोया वार्ता, इसमें ये एडिटर इन चीफ के रूप में, मुख्य संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी साहित्य की हस्ती जो है वो हमें छोड़ के चली गई है, लेकिन का साहित्य, इनने जो चीज़ें लिखी है वो सीखने के लिए अभी भी हमारे पास में है। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।